कॉम्पिटेंस, डिटर्मिनेशन और डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, वो है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब कोई भी सेल अपने आप को अदर सेल से डिफरेंशिएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, बायोकेमिकल चेंजेस, एक्टिविटी एंड बिहेवियर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि जब जायगोट से बहुत सारे डिवीजन्स के बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, तो उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट सेल्स हैं वो एक दूसरे से उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और उनकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे डिफरेंट होती हैं। जैसा आप देख सकते हो, जो नर्व सेल है, नर्व सेल का फंक्शन और उसकी मॉर्फोलॉजी एकदम डिफरेंट होती है मसल सेल से। जो डिफरेंशिएशन है उसके 4 टाइप्स हैं: मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन एंड बिहेवियरल डिफरेंशिएशन. Morphological differentiation occurs on the basis of change in shape and size. That's why a particular cell gain specific structure. इसमें जो सेकंड है वो है बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन. बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन होता है ड्यू टू चेंजेस इन बायोकेमिकल नेचर, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है वो है बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन. फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होता है एक्टिविटी की वजह से, और बिहेवियरल डिफरेंशिएशन चेंज इन बिहेवियर की वजह से होता है. इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ डिफरेंशिएशन. हमारी बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं एंजाइम्स की वजह से होते हैं, और मोस्ट ऑफ एंजाइम्स बने हुए रहते हैं प्रोटीन्स के. और प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल में डिफरेंट प्रोटीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन पैटर्न्स. तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन पैटर्न की वजह से ही है ओरिजिन ऑफ डिफरेंशिएशन. अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन की. डिफरेंशिएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन. अब हम स्टडी करेंगे जेनेटिक कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन एट द लेवल ऑफ जीनोम और डीएनए. जैसा आपको पता है कि हमारा जो डीएनए है उसमें 4 टाइप्स ऑफ द बेसिस प्रेजेंट रहते हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस A, T, G, C. उनसे बनती है न्यूक्लियोटाइड्स. जो साइटोसिन है, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड में अगर 5th पोजीशन पे मिथाइल को ऐड कर दिया जाए तो उससे भी डिफरेंशिएशन को कंट्रोल किया जा सकता है. जो सेकंड वे ऑफ डिफरेंशिएशन कंट्रोलिंग है वो है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द डीएनए. यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को डीएनए के को डिलीट कर दें, वहाँ से रिमूव कर दें, या फिर उस पर्टिकुलर सेगमेंट को डुप्लीकेट करा दें, तब भी डिफरेंशिएशन को कंट्रोल किया जा सकता है. नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. जब सेल में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही होती है तो उस टाइम हिस्टोन की एक्टिविटी को कंट्रोल करके या नॉन हिस्टोन और एसिडिक प्रोटीन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल के साथ हम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें हम पहला स्टडी करेंगे. पहला टॉपिक जो है हमारा रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ डीएनए बाय द हिस्टोन्स. जैसा आपको पता है कि जो हमारा डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाता है कि जिससे वो प्रॉपर्ली पैकेज हो सके. हिस्टोन प्रोटीन्स हिस्टोन ऑक्टामर बनाकर न्यूक्लियोसोम बनाती हैं, और लिंकर डीएनए के साथ प्रेजेंट रहती है H1 हिस्टोन. अगर डीएनए के रैपिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स का अमाउंट इंक्रीज कर दिया जाए तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्लो होगी, और हिस्टोन प्रोटीन का अमाउंट डिक्रीज कर दिया जाए तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस फास्ट होगी. नेक्स्ट है कंट्रोल बाय द नॉन हिस्टोन और एसिडिक प्रोटीन्स. देखिए
हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कंट्रोल करती हैं डीएनए की एक्टिविटी को। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्शन करके उन्हें इस तरह से मॉडिफाई करती हैं कि जिससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्लो या फास्ट किया जा सके। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एसिटाइलेशन। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स पर एसिटाइल ग्रुप ऐड करती हैं, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स का जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाता है, और नेट पॉजिटिव चार्ज कम होते ही डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का जो इंटरेक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो पहले जो हमारा क्रोमेटिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट था, अब वो लेस कॉम्पैक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट। एक्सपेरिमेंट्स में ये भी देखा गया है कि एक ल्यूकेमिक पर्सन में एक नॉर्मल पर्सन की कंपैरिजन में हेटेरोक्रोमेटिन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन में जो हमें लास्ट टॉपिक स्टडी करना है वो है कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। इसे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती कैसे है। ट्रांसलेशन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए की। जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है और उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ही एमआरएनए के ऊपर असेंबल होता है राइबोसोम की स्मॉलर फिर लार्जर सब यूनिट की साइड्स में आके टीआरएनए अपने आप को एडजस्ट करता है और अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, जो यहाँ पे एमआरएनए में सीक्वेंस प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही अमीनो एसिड्स को ऐड किया जाता है। जो करेक्ट अमीनो एसिड होते हैं उसको ऐड किया जाता है। उसके बाद जो प्रोटीन फॉर्म होती है वो यहाँ से डिटैच हो जाती है और उसकी प्रॉपर फोल्डिंग होती है, जिसके बाद ही प्रोटीन फंक्शनल हो पाती है, यानी कि उस प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर पाती है इन सब प्रोसेसेस के बाद। जिन स्टेप्स पे यहाँ पर स्टार बना हुआ है उन पोजीशंस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को। पहली जो पोजीशन है वो ये है कि एमआरएनए को या तो न्यूक्लियस में ही रखा जाए, उसे बाहर ना आने दिया जाए, या फिर न्यूक्लियस में ही रख के उसे डैमेज कर दिया जाए। दूसरा है कि न्यूक्लियस से एमआरएनए के ट्रांसपोर्ट को अबॉर्ट कर दिया जाए, जिससे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आ ही ना पाए। अगर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ भी जाता है तो उसके ऊपर राइबोसोम की असेंबली को ना होने दिया जाए, राइबोसोम की स्मॉल और लार्जर सब यूनिट को। अगर ये सब यूनिट असेंबल हो भी जाती हैं तो किसी ना किसी तरह से इनको इनएक्टिवेट भी किया जा सकता है। चलिए, अगर ये प्रोसेस भी ना हो पाए डिफरेंशिएशन के लेवल में, तो जो फाइनल हमारा स्टेप बचता है वो ये है कि जब पेप्टाइड चेन है उसको पर्टिकुलर सीक्वेंस में फोल्ड किया जाता है, उसके सीक्वेंस को अल्टर कर दिया जाए और फोल्डिंग किसी दूसरे तरीके से कर दी जाए, तो भी जो हमारी प्रोटीन थी अब वो फंक्शनल नहीं होगी, क्योंकि उसकी सीक्वेंसिंग का जो वे है उसे ही चेंज कर दिया गया है।